नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर? ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करोगे तो ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स की। क्लियर? नाउ अब देखो, एक टर्म आपको बताता हूं, एम्ब्रियो। क्लियर? अप टू 8 वीक्स आप टर्म यूज करेंगे एम्ब्रियो, एंड आफ्टर 8 वीक्स आप बोलेंगे फीटस। क्लियर? तो अप टू 8 वीक्स एम्ब्रियो एंड आफ्टर 8 वीक्स बोलेंगे फीटस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो दिमाग में बात आती है 9 मंथ्स, लेकिन अगर फीमेल एलिफेंट की बात करेंगे तो बोलेंगे 22 मंथ्स, लेकिन अपन बात केवल किसकी कर रहे हैं? ह्यूमंस की। क्लियर? तो ह्यूमंस में जो 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, इसको बोलते हैं आप गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? गेस्टेशन पीरियड। नाउ अब देखो, जो प्रेगनेंसी वाला ड्यूरेशन है, इसको आपने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। क्लियर? इसको आपने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। ट्राइमेस्टर 3-3 महीने को बोलते हैं। 3 महीने को क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर। 6 महीने को क्या बोलते हैं? सेमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरे 3 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब तीसरा, ठीक, लास्ट का 3 महीना। क्लियर? तो ये आपने बात की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करोगे तो 9 मंथ्स को आपने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया। क्लियर? ना अब देखो, एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स के बारे में फोकस किया है जहां अलग अलग चीज का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान से सुने। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के लास्ट में जो सबसे पहले डेवलप होता है दैट इज हार्ट। तो फर्स्ट डेवलप्ड ऑर्गन इज हार्ट। अब देखो, जब सेकंड मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ क्या डेवलप होंगे? लिम्स एंड डिजिट्स। हे गाइस, दिस इज फोर लिम्ब, ये हाथ की बात कर रहे हो, एंड दिस इज हाइंड लिम्ब। क्लियर? और यहां पर आपने बात की लिम्स मतलब 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब हो गया कि नहीं? और ये उंगलियों की बात करते हो, उनको बोलते हैं डिजिट्स। क्लियर? तो सेकंड मंथ के एंड में क्या डेवलप होगा? लिम्स एंड डिजिट्स। अब थर्ड मंथ के एंड में करीब करीब आपके पास क्या बन जाता है? मेजर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करोगे, आप बोलोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में जाते जाते क्या डेवलप हो गया? मेजर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ना अब एनसीईआरटी ने जो इंपॉर्टेंट फोकस किया है दैट इज 5th मंथ। ठीक, फीटस की बात करोगे, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीटस का सबसे पहला मूवमेंट कब नोटिस होगा? ड्यूरिंग 5th मंथ। कब? 5th मंथ की बात करते हैं। इज दिस क्लियर? और 5th मंथ के दौरान ही क्या होगा? ये जो हेड रीजन है, हेड में ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं स्कैल्प। यहां क्या नजर आने लगेंगे? हेयर्स। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, ये क्या बोला मैंने? 5th मंथ की बात। क्लियर? और दूसरी बात, हेयर अपीयर्स ऑन द हेड रीजन, ये भी कब? 5th मंथ। क्लियर? नाउ उसके बाद एनसीईआरटी ने किसकी बात की? 6th मंथ। क्लियर? तो पहला 3 महीना हो गया, और ये आप 6th की बात करोगे तो ये क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर? सो बाय द एंड ऑफ 6th मंथ बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से फाइन हेयर्स आ जाएंगे। क्लियर? ये जो आईलिड है ये सेपरेट हो जाती है, यू कैन सी सेपरेशन ऑफ आईलिड्स, और इनके एंड्स पर क्या डेवलप हो जाएंगे? ये जो छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं इनको बोलते हो आप आईलैशेस। क्लियर? सो बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। आईलिड्स की बात करोगे सेपरेट हो जाएंगी, और आपने बोला आईलैशेस, इनका क्या होगा? फॉर्मेशन। आईलैशेस की बात करोगे तो इनका क्या होगा? फॉर्मेशन। ना अब बात करते हैं 9 मंथ। 9 मंथ के एंड में फीटस फुल्ली डेवलप हो गया और रेडी है डिलीवर होने के लिए, मतलब मदर की बॉडी से बाहर निकलने के लिए। इज दिस क्लियर? जब बच्चा मदर की बॉडी से बाहर निकल आता है तब टर्म यूज करते हो बर्थ। 9 महीने तक की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में टर्म बर्थ यूज नहीं होती। तो ध्यान से सुनो, आपने बात की बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। क्लियर? तो ये अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स की बात की थी। तो फर्स्ट मंथ के लास्ट में क्या डेवलप हो गया? हार्ट। सेकेंड मंथ के एंड के अंदर क्या होगा? लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, एंड ये उंगलियां बोलोगे डिजिट्स। थर्ड मंथ के एंड में आपने बोला मेजर ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट मूवमेंट की बात की थी तो कहां फोकस करेंगे? 5th मंथ। इज दिस क्लियर? एंड हेयर अपीयर्स ऑन व्हाट? हेड रीजन, ये भी 5th मंथ।
6th मंथ में बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर्स। ये जो आईलिड की बात करोगे ये सेपरेट हुई, ऊपर नीचे वाली देख रहे हो आप आईलिड, ठीक। और यहां पर आपने बात की इनके एंड्स में क्या डेवलप हो गए, आई लैशेस। क्लियर। नाउ विल स्टडी अबाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन्स। क्लियर। इसका मतलब जो कोई भी मैम्ब्रेन एम्ब्रियो के बाहर हैं उन सबको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। और इसमें कौन कौन सी आएगी, तो इसमें है कोरियन, एमनियन, यॉर्क और एलेंटॉइस। क्लियर। तो मैंने बोला इसमें आएगी कोरियन, एमनियन, यॉर्क और एलेंटॉइस। क्लियर। ये कहां है, इनकी लोकेशन क्या है, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। नाउ देखो, कोरियन की बात करोगे इट फॉर्म्स कोरियोनिक विलाइस। क्लियर। कोरियोनिक विलाई की बात करोगे तो ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, कोरियोनिक विलाई। कैसे करेगा एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एमनियन। क्लियर। फीटस के आसपास, जो फीटस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एमनियन। एमनियन और फीटस के बीच में क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये वो एमनियोटिक फ्लूइड है जो फीटस को एक्सटर्नल जर्क या शॉक से बचाता है। फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो फीमेल को ज्यादा वेट फील नहीं होता। दूसरी बात, डेसिकेशन की बात करोगे, ये फीटस को सूखने से बचाता है। क्लियर। ये सब काम किसके हुए, तो मैंने बोला एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड का सीक्रेशन कौन कर रहा है, तो मैंने बोला एमनियन। ठीक। अब देखो यॉर्क। यॉर्क की बात करोगे तो यॉर्क मैंने आपको बताया था स्टोर्ड फूड। क्लियर। ठीक। ना एक पॉइंट और याद करो, मैंने बोला था प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहां बनते हैं, यॉर्क में। याद आई बात ना। अर्ली स्टेज के अंदर फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन खुद कौन है, यॉर्क। उसके बाद क्या बनेंगे, लिवर बनते हैं, स्प्लीन बनते हैं, और लास्ट में जब बोन मैरो के अंदर ब्लड आ जाता है तो रेड बोन मैरो की बात करोगे। क्लियर। वो आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। क्लियर ना। तो फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन है, यॉर्क। उसके बाद लिवर स्प्लीन में होगा, और लास्ट में दैट मीन्स पैदा होने के बाद से लेकर आखिरी दम तक रेड बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन, यॉर्क। अब देखो, मुर्गी के अंडे में यॉर्क ही यॉर्क होता है कि नहीं, वो यॉर्क स्टोर्ड फूड होता है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ह्यूमन में तो क्या होगा, जो फीटस होता है उसका मदर से कनेक्शन होता है वाया प्लेसेंटा, तो मदर से न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। लेकिन मुर्गी के अंडे की बात करोगे, उसके अंदर यॉर्क भरा हुआ है कि नहीं। मुर्गी चाहकर भी अंडे के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर सकती, ना उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। क्लियर ना। तो पॉलीलिसाइथल एग्स के अंदर यॉर्क इज वेल डेवलप्ड। ना एलेंटॉइस। एलेंटॉइस की बात करेंगे तो बताऊंगा ये क्या बनाता है, ब्लड वेसल्स। क्लियर। कोरियन विलाई बना रहा है, और कोरियन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहां से आती हैं, एलेंटॉइस से। लेकिन जो पॉलीलिसाइथल एग्स की बात कर रहा हूं, रेप्टाइल्स की बात करोगे, बर्ड्स की बात करोगे, और प्रोटोथीरियन मैमल्स की बात करोगे। क्लियर। इनके अंदर ये किसकी तरह काम करता है, वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है, एक्ट्स एज ए यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन अपने अंदर ये प्लेसेंटा के अंदर क्या बनवा रहा है, सप्लाई किसकी करवा रहा है, ब्लड वेसल्स की। तो ह्यूमंस की बात करोगे, मैमल्स की बात करोगे, उसमें एलेंटॉइस यूरिनरी ब्लैडर की तरह एक्ट नहीं करता ना। कोरियन और एमनियन किसकी बनी है, एक्टोडर्म। कोरियन और एमनियन एक्टोडर्म की बनी है, और इनकी लाइनिंग किससे है, मीजोडर्म से। जबकि यॉर्क और एलेंटॉइस किससे बना है, एंडोडर्म, और लाइनिंग किससे है, मीजोडर्म। तो ध्यान दो, यॉर्क और एलेंटॉइस एंडोमीजोडर्मल है, जबकि कोरियन और एमनियन एक्टोमीजोडर्मल है। क्लियर नाउ। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है नाउ, अब मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल्स बताता हूं। लुक, तो मैंने एक टर्म बताई थी कोरियन, यस। मैंने एक टर्म बताया था आपको एमनियन, ऑफ कोर्स। तो ये चारों क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक नाउ देखो, ये मैं आपको बताता हूं डेवलपिंग फीटस। पहले यहां समझें, डेवलपिंग फीटस की बात करोगे, दिस इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज टर्म्ड एज एमनियन। एमनियन और फीटस के बीच में क्या भरा है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर।
ये शॉक से, एक्सटर्नल जर्क या शॉक से बचाएगा, एम्ब्रियो इसमें फ्लोट करेगा तो बायोंसी प्रोवाइड करेगा, और सूखने से बचाएगा तो आपने बोला इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, यहां पर बता रहा हूं यॉर्क सैक। अब देखिए, जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनके अंदर यॉर्क सैक तो बहुत छोटा रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर आ जाता है। क्लियर? क्योंकि वहां फर्स्ट हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, कोई ज्यादा मतलब का नहीं होता। लेकिन बर्ड्स वगैरह के अंदर यॉर्क सैक वेल डेवलप्ड होता है। नाउ इसी की बात करोगे, इसके साथ ही ट्यूबुलर एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एलेंटॉइस। अगर मुर्गी का अंडा होता तो यहां कचरा स्टोर करता, वेस्ट स्टोर करता। समझ में आ गई बात? लेकिन मैमल्स की बात करोगे, हायर ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लेसेंटा है, उनमें यह क्या होगा, केवल ब्लड वेसल्स बनाने का काम करता है। नाउ इसके बाहर जो मैं आपको लेयर बता रहा हूं, यह है कोरियन। मैं क्या बता रहा हूं, यह है कोरियन। क्लियर? नाउ अब देखो, कोरियन विलाई बना रहा है तो मैंने बोला कोरियनिक विलाइस। क्लियर? नाउ अब देखो, ये जो एलेंटॉइस मैंने आपको बताई थी, ये एलेंटॉइस क्या बना रही है, ब्लड वेसल्स। क्या बना रही है, ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो याद करो, मैंने आपको पहले बताया था, ब्लास्टोसिस्ट की बात बताई थी, याद करो। ठीक, ये एम्बेडेड, इट गॉट एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया था कि नहीं? क्लियर? उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होने लगे। तो मैंने आपको बताया था, ये था इनर सेल मास, इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। और जो बाहर की लेयर बताई थी ट्रोफोब्लास्ट, इससे क्या बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है? तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और ये इनर सेल मास से क्या बनता है, एम्ब्रियो। इनर सेल मास में मैंने आपको बताया था 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनती है। क्लियर? एक्टोडर्म से कौन सा ऑर्गन बनेगा, मीजोडर्म से कौन सा बनेगा, एंडोडर्म से कौन सा बनेगा, ये डिसाइडेड होता है। क्लियर? नाउ तो कुल मिला के तीनों जर्म लेयर्स कब बन गई, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बन गई। क्लियर? तो खैर अब उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। तो देखो, इनर सेल मास की बात करोगे, फाइनली क्या बन गया, इससे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो और फीटस में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। क्लियर? नाउ अब देखो, यहां पर जो आपने बात की यॉर्क सैक एंड ऑल, ये क्लियर है कि नहीं? अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद करो, यहां से लंबे लंबे प्रोजेक्शंस निकलेंगे, इनको बोलते हैं कोरियनिक विलाइस। तो ये एंडोमेट्रियम के जिस भाग में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, वो पार्ट मैंने आपको बताया था डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर? और यहां पर जो बताया था, इसको बोलता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। याद आया? तो देखो, ये बाहर की बात करोगे, ये आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट की बनी है, यहां से लंबे लंबे विलाइज निकलते हैं, लेकिन सबसे लंबे विलाइज यहां से निकलते हैं। तो आसपास इसके बाहर छोटे छोटे से विलाइज होते हैं। क्लियर? लेकिन एक पर्टिकुलर जगह से सबसे लंबे विलाइज निकलते हैं, उसको बोलते हैं कोरियनिक फ्रोंडोसम, एंड दीज आर एम्बेडेड इन। ये किसमें धसे हुए हैं, तो आप बोलेंगे डेसिडुआ। क्लियर? किसमें धसे हुए हैं, तो आप बोलेंगे डेसिडुआ। और ये पूरा दोनों फीटस के, कोरियन और एंडोमेट्रियम की बात करोगे, इसके लिए दोनों मिलकर अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर? नाउ यहां पर आपने बात की यॉर्क सैक, और ये कौन है, एलेंटॉइस। और यहां क्या दिख रहा है, एमनियन। ये एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? जब अम्बिलिकल कॉर्ड की बात आएगी तब मैं बताऊंगा, ये जो फीटस है ये मदर से जुड़ा होता है विद हेल्प ऑफ व्हाट, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? फीटस किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा से, विद हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है? तो फीटस और प्लेसेंटा को जोड़ने के लिए कौन है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके बारे में मैं अभी डायग्रामेटिक डिटेल्स आगे बताऊंगा। ठीक है? तो जो पॉइंट मैंने यहां एक्सप्लेन किया है वो मैं अब आपको टेक्निकली यहां पर बताता हूं। लिसन, ये मैंने बताया आपको फीटस। फीटस की बात करोगे, दिस इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय दिस ब्लैक लेयर। ठीक ना? इसके ठीक बाहर आपको ये क्या होगा, रेड कलर की लेयर दिख रही है कि नहीं, बोलो यस। तो ये जो ब्लैक वाली दिख रही है, इसको बोलते हो आप एमनियोजेनिक सेल लेयर। ये किसकी बनी है, ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल की लेयर। ठीक है? और जो रेड वाली दिख रही है, इसको बोलते हो आप विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। रिपीट करता हूं, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है? इसी को बोलते हैं आप स्प्लैंक्नोप्लूर। क्या बोलेंगे इसको, स्प्लैंक्नोप्लूर। तो ध्यान दो, एमनियोजेनिक सेल और विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म दोनों को मिलाकर आप बोलते हो दिस इज एमनियन।
हे गाइस, इसको क्या बोलोगे? एमनियन। क्लियर? तो एमनियन और फीटस के बीच में क्या भरा है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये करीब 1000 ml के आसपास, मतलब 1 लीटर के आसपास होता है। फंक्शन क्या है मैंने आपको बताया। क्लियर? बायोन्सी प्रोवाइड करना, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन और शॉक वगैरह से बचाना। ठीक ना? सबसे बाहर जो ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है उसको बोलते हो आप ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलोगे? याद करो, ये मैंने आपको बताया था, ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? तो आउटर मोस्ट जो दिख रही है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के ठीक अंदर की तरफ जो रेड कलर की दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोलेंगे? पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और इसका एक और नाम है सोमेटोप्लूर। क्या बोलते हैं पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को? सोमेटोप्लूर। तो देखो, ट्रोफोब्लास्ट और इन दोनों लेयर को मिलाकर अब आप बोलते हो कोरियन। हे, इसको क्या बोलोगे अब आप? कोरियन। ठीक? तो बताइए, कोरियन और ट्रोफोब्लास्ट में फर्क क्या है? ट्रोफोब्लास्ट व्हेन लाइंड विद मीजोडर्म, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, उसको बोलेंगे कोरियन। एंड एम्नियोजेनिक सेल्स व्हेन सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड विस्ट्रल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इन दोनों को मिलाकर बोलोगे आप एम्नियन। क्लियर? नाउ इधर ध्यान से सुनो। अब ये जो बात मैंने आपको बताई थी इसको बोलते हैं यॉर्कसैक। यॉर्कसैक की बात करोगे और एलेंटॉइस की बात करोगे, ये दोनों किसके बने हैं? एंडोडर्म। लेकिन बाहर से लाइनिंग किसकी है? मीजोडर्म की। क्लियर? तो इन दोनों की बात करोगे, इन दोनों को मिलाकर बोला आपने यॉर्कसैक, और ये जो आपको दोनों पॉट दिख रहे हैं इसको मिलाकर आपने बोला एलेंटॉइस। क्लियर? तो यॉर्कसैक के ठीक पास में क्या मिला? ट्यूबुलर एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं एलेंटॉइस। और एलेंटॉइस से आप ये देख रहे हैं, इनको बोलते हो ब्लड वेसल्स। क्या बोलोगे? ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो देखो, आउटर मोस्ट लेयर को मैंने बोला था कोरियन। कोरियनिक प्रोजेक्शंस बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं कि नहीं? इनको आप बोलते हो कोरियनिक फ्रोंडोसम। क्या बोलोगे? कोरियनिक फ्रोंडोसम। ध्यान दो, एम्ब्रियो कहां पर एम्बेडेड हुआ था? एंडोमेट्रियम में। और सबसे लंबे प्रोजेक्शन केवल एक ही जगह से निकले थे। क्लियर? तो इस सबसे लंबे प्रोजेक्शन को बोला आपने कोरियनिक फ्रोंडोसम। क्लियर? नाउ, ये जो कोरियनिक फ्रोंडोसम है, जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस जिनको आप बोलते हो लॉन्ग विलाइस, क्लियर, ये किसमें एम्बेडेड होते हैं? डेसिडुआ। कौन सी डेसिडुआ वाला पार्ट? तो बोलेगे डेसिडुआ बेसिलिस। याद करो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? प्लेसेंटा। तो क्या प्लेसेंटा केवल फीटल टिश्यू से मिलकर बना है क्या? नो। क्या केवल डेसिडुआ का ही बना है? डेसिडुआ किसका पार्ट है? दिस इज मैटरनल टिश्यू। हे गाइस, एमटी मतलब मैटरनल टिश्यू और एफटी मतलब फीटल टिश्यू। ठीक? तो ये जो कोरियनिक फ्रोंडोसम या कोरियनिक विलाइज हैं और एंडोमेट्रियम का ये पार्ट बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। क्लियर? मिक्स मतलब बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ हैं। हाँ या ना? ठीक? इन दोनों की बात करोगे तो इन दोनों को मिलाकर यहां आप बोलोगे प्लेसेंटा। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, रेड कलर की जो लेयर दिख रही है इसको वो बोलते हो आप मीजोडर्म। क्या बोलोगे? मीजोडर्म। क्लियर? मीजोडर्म स्प्लिटिंग से बन रही है, और ये रेड कलर की लेयर फिलहाल एम्ब्रियो के बाहर दिख रही है, इसको बोलते हो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक? तो जो मीजोडर्म एम्ब्रियो के बाहर होती है उसको बोलते हो आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जो मैंने यहां लिखा है। इसकी आउटर लेयर को आपने बोला पैराइटल, और अंदर की बात करोगे तो इसको बोला आपने वी फॉर विसरल। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों मिलकर आपके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्लियर? पैराइटल और विसरल के बीच में जो कैविटी है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। जो एम्ब्रियो के अंदर होगा वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है। बट अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको कोरियन बताया, एमनियन बताया, यॉर्कसैक बताया, और मैंने आपको बताया एलेंटॉइस। क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए। अब देखो, इसकी आगे डिटेल्स बताता हूं। नाउ अब आपको बताता हूं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? इस कॉर्ड के बारे में क्या है आपको बताया था, ये फीटस को किससे कनेक्ट करता है? प्लेसेंटा से। ठीक ना? देखो, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात करोगे तो फीटस से क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहां पर आपने बात की दिस इज व्हाट? प्लेसेंटा। ठीक? प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लेसेंटा किसका
कोरियोनिक विलाइस किसमें धसे हैं? एंडोमेट्रियम। क्लियर? और कोरियोनिक विलाई के अंदर ब्लड सप्लाई कहां से आ रही है? तो वो कहां से आती है? एलेंटॉइस पार्ट से। क्लियर? तो ये पूरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था, इसको मिलाकर आपने क्या बोला था? प्लेसेंटा। अब देखो, ये एमनियन है, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं यॉर्क सैक, और ये जो आपको दिख रही है एलेंटॉइस, ये तीनों मिलकर ही इतना बड़ा एक्सटेंशन बनाती हैं। ये ही मिलकर क्या बनाती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो सर्कुलर पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों चीजें एक्सटेंड करके क्या बनाएंगी? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसे ही आप बोलते हो कनेक्टिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग स्टॉक। तो देखो, फीटस इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा विद हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक? देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं लंबी लंबी कोरियोनिक विलाइस। कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम को क्या कर गई? पेनिट्रेट कर गई। क्लियर? और इसके अंदर भी यूट्राइन टिश्यू को पेनिट्रेट करती करती फाइनली कहां आ गई? मैटरनल टिश्यू की ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लियर? ये मैटरनल टिश्यू की जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें डूबी हुई हैं कोरियन। कौन? कोरियन। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, ये है फीटस, और अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये कौन है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसका बना है? ये तो है मैटरनल टिश्यू, और जब मैं कोरियन की बात करूंगा तो कोरियन क्या होगा? फीटल टिश्यू। तो क्या अकेला केवल मैटरनल टिश्यू ने बना दिया प्लेसेंटा? नो, फीटल टिश्यू का भी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? अब देखो, जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर है फीटस, तब उसकी लंग्स काम नहीं कर रही हैं। इज दिस क्लियर? तो गैसेस एक्सचेंज कहां से हो? तो ध्यान दो, फीटस की बात करोगे यहां से ब्लड जाएगा। क्लियर? और ब्लड की बात करोगे यहां पर, इधर की तरफ आपको कैपरीज दिखेंगी। गैसेस एक्सचेंज होकर ब्लड वापस कहां जाएगा? फीटस के पास। क्लियर? तो देखो, फीटस से ब्लड को ले जाना कहां पर? प्लेसेंटा। तो फीटस से जो ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ लेकर जा रही है, उसको बोलते हो आप अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर? तो ये प्लेसेंटा की तरफ जब ब्लड जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? फॉर गैसेस एक्सचेंज। इसका मतलब अम्बिलिकल आर्टरी की बात करोगे, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां से? फीटस टू प्लेसेंटा। तो फीटस से प्लेसेंटा की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाने का काम किसका है? अम्बिलिकल आर्टरी। ध्यान दो, नाउ आफ्टर गैसेस एक्सचेंज। क्लियर? देखो, ऑक्सीजन कहां चली गई? प्लेसेंटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हुआ, इसके ब्लड में चली गई कि नहीं? ठीक है। और फीटल ब्लड से CO2 कहां चला गया? मैटरनल ब्लड में। तो ध्यान दो, ये जो पाइप मैंने बना रखा है, दिस इज व्हाट? मैटरनल ब्लड। इज दिस क्लियर? नाउ न्यूट्रिएंट्स कहां चले गए? इसके अंदर। और वेस्ट कहां पर आ गया? मदर्स ब्लड के अंदर। इज दिस क्लियर? नाउ तो गैसेस एक्सचेंज के बाद अब ये ब्लड वेसल प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है, तो बेटा ये है अम्बिलिकल वेन। क्लियर? इट कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड? आपने बोला ऑक्सीनेटेड ब्लड। फ्रॉम व्हाट? प्लेसेंटा टू फीटस। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, आर्टरी और वेन जो आपने रटा है, ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड। क्लियर? ये प्रॉपर फंक्शनिंग की बात नहीं करते हो। अवे फ्रॉम हार्ट इज आर्टरी एंड टूवर्ड्स हार्ट इज वेन। इज दिस क्लियर? तो यहां पर अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लेसेंटा के पास ले जा रही है, और गैसेस एक्सचेंज के बाद ये ब्लड ठीक अम्बिलिकल वेन कहां लेकर जा रही है? फीटस में। तो ध्यान दो, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या मिलेगा आपको? अम्बिलिकल आर्टरी भी मिलेंगी और अम्बिलिकल वेन भी मिलेंगी। अम्बिलिकल आर्टरी का नंबर 2 होता है और अम्बिलिकल वेन केवल 1 होती है। इज दिस क्लियर? अब ध्यान दो, ये कोरियन दे आर बाथिंग इन ब्लड, ये मदर्स ब्लड में सीधे डूबे हुए हैं। तो ध्यान दो, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड की बात करोगे, डायरेक्ट कंटिन्यूटी में कभी नहीं है। तो मैटरनल और फीटल ब्लड दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट? कोरियन। कोरियन ने इसको सेपरेट कर रखा है। इज दिस क्लियर? नाउ कोरियन के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रोफोब्लास्ट और मीजोडर्म से मिलकर बनी है कि नहीं? और यहां ब्लड वेसल की कौन है? एंडोथीलियम। तो 3 लेयर ने, फीटस की 3 लेयर ने मैटरनल ब्लड से इसको सेपरेट कर रखा है। तो फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड की कभी भी मिक्सिंग नहीं होती। तो हे गाइस, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड में जो भी ब्लड होगा वो 100% फीटल ब्लड होता है। मदर से ब्लड फीटस में कभी नहीं आता, यहां केवल गैसेस एक्सचेंज होगा। सो द माय क्वेश्चन इज 100% फीटल ब्लड होगा क्या अम्बिलिकल कॉर्ड में, या 50-50? तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 100% फीटल ब्लड होता है। ठीक? नाउ अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है?
तो आपका आंसर, ठीक, यहां बताता हूं आपको। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या मिलेंगे कंटेंट्स, तो अम्बिलिकल आर्टरी मिलेगी बेटा, एक अम्बिलिकल वेन होती है, समझ में आ गया आपको। दूसरी बात, कैन यू सी एमनियन, तो यहां बता रहा हूं एमनियन का कंट्रीब्यूशन भी है। कैन यू सी यॉर्क सैक, ये यॉर्क सैक ट्यूबुलर। और एक आपने बात की बेटा एलेंटॉइस, ये किसकी बात की, एलेंटॉइस। क्लियर, तो ये अपन ने किसकी बात की, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, अब देखो, तो यहां मैंने आपको बता दिया कौन अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है और प्लेसेंटा और उसमें क्या फर्क है। क्लियर ना। अब एक पॉइंट, जब बात आई है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं, ठीक है, जिसको आगे फिर रिलेट करता हूं। देखो बेटा, ये मदर्स ब्लड की बात कर रहा हूं, तो ब्लड वेसल्स की ये क्या है बेटा, एंडोथीलियम। क्लियर, ऑक्सीजन मदर ब्लड से फीटस में जाएगा और फीटस से क्या होगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड CO2 की बात करोगे मदर्स ब्लड में रिलीज होगा कि नहीं। न्यूट्रिएंट्स कहां जाएंगे, मदर से फीटस के ब्लड में जाएंगे और वेस्ट यहां पर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो, कुछ चीजें और प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। IgG आर द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, और ये इजीली क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ठीक, IgG फीटस को क्या प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि शुरू के अंदर फीटस क्या नहीं बना सकता, इसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता, तो खुद एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करता। इज दिस क्लियर नाउ। अगर फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्कोहल कंज्यूम करेगी, स्मोकिंग करेगी, तो वो भी फीटस के डेवलपमेंट के लिए डेंजरस होगा। इज दिस क्लियर नाउ। अल्कोहल की बात करोगे, ये भी क्या होगा बेटा, सोल्यूबलाइज है कि नहीं। स्मोक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। नाउ प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग्स मना की जाती हैं जो नहीं दी जाएं। इज दिस क्लियर, क्योंकि वो सोल्यूबल फॉर्म में होंगी और वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई तो फीटल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती है। इज दिस क्लियर। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग वगैरह, क्लियर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। कुछ वायरसेस भी हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया की बात करोगे वो भी क्रॉस कर जाते हैं। तो ध्यान दो, प्लेसेंटा बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करोगे उसकी एंट्री को अलाउ नहीं करता, लेकिन कुछ छोटी चीजें और सॉल्युबल चीजें होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इज दिस क्लियर नाउ। तो अब बात करते हैं अपन डिटेल में आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेंटा की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एंड देयर फंक्शन। तो प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में भी आपको बताता हूं, ठीक है। लिसन, देखो, प्लेसेंटा की बात करोगे, एज यू नो दिस इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बना है टेम्पररी है क्या परमानेंट, टेम्पररी है। क्लियर। दूसरी बात, इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय फीटल टिश्यू, नो। ओनली बाय मैटरनल टिश्यू, नो। इट इज फॉर्म्ड बाय बोथ फीटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू। तो ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू दोनों मिलकर बनाते हैं, और दूसरी बात ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, टेम्पररी ऑर्गन है। क्लियर। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ठीक, कोरियन, ये पूरा का पूरा पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, दोनों को मिलाकर क्या बोला आपने, प्लेसेंटा। ठीक है ना। यहां पर कोरियन सीधा ब्लड में डूबा हुआ है कि नहीं, ठीक ना। तो इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बताया था न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे, वेस्ट मदर्स ब्लड में आ जाएंगे कि नहीं, ठीक। गैसेस एक्सचेंज, क्लियर। ऑक्सीजन क्या होगा, फीटल टिश्यू में चली जाएगी और ठीक है फीटस वाले पार्ट में चली गई, और फीटल ब्लड से, यहां पर मैंने क्या बोला, ठीक, मदर्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहां चली गई, फीटल ब्लड में, और फीटल ब्लड से CO2 कहां चलेगी, मदर्स के ब्लड में। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, हर किसी चीज को नहीं जाने देगा, इसका मतलब क्या होगा, इट बिहेव्स लाइक अ बैरियर। ठीक है, लेकिन कुछ जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। नाउ अब बात करोगे IgG। IgG is the only antibody. IgG is the only antibody which can cross placenta. और ये एंटीबॉडी मदर्स से वाया प्लेसेंटा फीटस में चली जाएंगी और फीटस को क्या प्रोवाइड करेंगी, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर नाउ। अब देखो, वर्टिकल ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, मदर से फीटस में वाया प्लेसेंटा जाना, ठीक, आपने बोला वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आपने बात की मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा क्या चीज चली जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस B वायरस क्या होगा, इसे क्रॉस कर जाता है।
ठीक है ना। टॉक्सोप्लाज्म की बात करोगे ये क्रॉस कर सकता है, साइटोमेगेलोवायरस की बात करोगे ये क्रॉस कर सकता है, रूबेला की बात करोगे ये क्रॉस कर सकता है। क्लियर। तो आपने टॉर्च टेस्ट के बारे में सुना होगा, टॉक्सोप्लाज्म, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। तो कई तरह के वायरस, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया, ये क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे। इज दिस क्लियर। अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर गए तो ये फीटस की बात करोगे, इसको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। उसमें क्या कॉज कर सकते हैं, डिजीज। ठीक है नाउ, तो देखो यहां आपने बात की फंक्शंस के अंदर, न्यूट्रिशन की बात की, क्लियर है, कोई रटने वाली बात नहीं। गैसेस एक्सचेंज में इसका रोल है, बैरियर हर किसी चीज को फीटस की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस प्लेसेंटा। वर्टिकल ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया कई पैथोजेंस, वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करोगे तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कई पैथोजेंस किसको क्रॉस कर जाते हैं, प्लेसेंटा को। ठीक ना। प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, और नहीं उसको क्या करनी चाहिए, स्मोकिंग। ठीक है, वरना वो क्या करेगा, फीटस को अफेक्ट करेगा। ठीक है। अल्कोहल सोल्यूबलाइज की बात करोगे, होगी कि नहीं, ये क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा। और स्मोकिंग के कुछ टॉक्सिक, ये स्मोकिंग के जो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं वो प्लेसेंटा की बात करोगे, यहां से होते हुए फीटस के पास जाएंगे तो एब्नॉर्मलिटी कॉज कर सकते हैं ना। प्रेगनेंसी के टाइम पर एक्सरे एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है। सिटी स्कैन में भी क्या यूज करते हो आप, एक्सरे। तो किसी भी तरह का रेडिएशन की बात करोगे, एक्सरे रेडिएशन, गामा रेज रेडिएशन की बात करोगे, सिटी स्कैन, ये एडवाइजेबल नहीं है। बट प्रेगनेंसी के टाइम पर यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। यूएसजी का मतलब क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। और क्या भी एडवाइजेबल है, अगर जरूरत पड़ी तो क्या भी कर सकते हैं, एमआरआई, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है, यस। जरूरत पड़ी तो क्या एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जा सकती है, यस। बट एक्सरे नो। ठीक है। सिटी स्कैन नो। अल्कोहल स्मोकिंग नॉर्मली भी नहीं करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तो फीमेल को नहीं करनी चाहिए। इज दिस क्लियर। तो ये नॉर्मल सी बात आपके सामने ना। नेक्स्ट, अब देखो यहां जब अपन बात करेंगे तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जनरली क्या होगा, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग्स एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है ना। 1960s से पहले एक ड्रग बनाई गई थी, उसका नाम था थैलिडोमाइड। क्या बनाई थी, थैलिडोमाइड। क्लियर। ये एंटी नोजिया ड्रग थी। इसका मतलब फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, तो उस वॉमिट को रोकने के लिए ड्रग बनाई थी, उसका नाम था थैलिडोमाइड। क्लियर। अब देखो थैलिडोमाइड जिन फीमेल्स ने यूज की, उन कई फीमेल्स के जो फीटस थे वो एबनॉर्मल पैदा हुए। ठीक है। और एबनॉर्मल फीटस को क्या बोला, टिरेटा। क्या बोला, टिरेटा। क्लियर। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेरेटा को बोलते हैं टेरेटोजेनेसिस। क्लियर। तो हुआ क्या, थैलिडोमाइड ड्रग की बात करोगे, इसको जिन फीमेल्स ने यूज किया था उन कई फीमेल के अंदर फीटस कैसे निकले, एबनॉर्मल। ठीक है, डिफेक्टिव। उनमें प्रॉब्लम क्या हुई, फोकोमेलिया। क्या हुई, फोकोमेलिया। उन बच्चों के जो फीटस जो पैदा हुए थे, उनके जो लिम्स थे वो कैसे निकले, अंडर डेवलप्ड। कैसे हुए उनमें लिम्स, अंडर डेवलप्ड। ठीक। जो हाथ हैं वो छोटे छोटे से, समझ में आ गई बात, अपनी ह्यूमरस इतनी बड़ी, रेडियस चलना, ये सब, यहां पर ये क्या होगा, इतने इतने से छोटे छोटे से। क्लियर। तो अंडर डेवलप्ड लिम्स की ये प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या बोला, फोकोमेलिया। इसलिए ये ड्रग क्या होगा, फिर बैन कर दी गई थी। इज दिस क्लियर नाउ। तो कई चीजें यहां क्रॉस कर जाती हैं, ये नॉर्मल सी बात है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। सो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको बताया कई तरह की ड्रग्स जो होती है उनका यूज एडवाइजेबल नहीं है, तो स्ट्रिक्टली उन सॉल्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। नाउ अब देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेंटा, तो मैं आपको बताऊं ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में। ठीक। ये छोटा सा पॉइंट जो आपको याद है, बस जस्ट टू रिकॉल आपको वापस बता रहा हूं, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था ये कोरियोनिक विलाइज हैं, और जिसमें एम्बेडेड हैं वो सब क्या हैं, उसको बोलते हैं आप डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसिलिस। क्लियर। नाउ एलेंटॉइस की तरफ से क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज आई कि नहीं, तो ध्यान दो, फीटल मेम्ब्रेन में किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो आपने बोला कोरियन। और ब्लड वेसल्स कहां से आई, एलेंटॉइस से। तो ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा है, कोरियन एलेंटॉइस। क्लियर। तो विलाइज किसने बनाई, कोरियन ने। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा डेसिडुएट। तो ध्यान दो, जब आप
प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम की बात करोगे, यहां क्या होगा बेटा, ये प्लेसेंटा, और ये यहां बताने के लिए ये कौन है, फीटस, ठीक, डेसिडुएट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोरियोनिक वेलाइज एंडोमेट्रियम के साथ क्लोजनेस शो करती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी शो करती है। इज दिस क्लियर? नाउ एक टाइम के बाद जब ये लास्ट में प्लेसेंटा टूटेगा तो इतना एंडोमेट्रियम भी लेकर टूटेगा। क्लियर? तो डेसिडुआ मतलब ये जो कोरियोनिक वेलाइज हैं एक टाइम के बाद हट जाएंगी, झड़ जाएंगी। क्लियर? तो ये एंडोमेट्रियम का इतना पार्ट भी क्या होगा, ठीक, डैमेज होगा। तो आपने बात की ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा हुआ, ठीक, तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम और कोरियोनिक एपिथेलियम की इंटीमेसी के बेस पर कैसा हुआ, डेसिडुएट। नेक्स्ट, अब बात करोगे डिस्कॉइडल या मोनोडिस्कॉइडल। ध्यान दो, ये मैंने आपको बताया था जब इंप्लांट होगा बेटा तो यहां से क्या निकलेंगी, बहुत लंबी कोरियोनिक वेलाइज। कोरियोनिक वेलाइज तो एम्ब्रियो के पूरे सरफेस से निकलती हैं, लेकिन जो सबसे लंबी वाली निकलती है वो केवल एक ही जगह से निकलती है। क्लियर? इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करोगे, इस तरह के प्लेसेंटा को बोला डिस्कॉइडल। क्लियर? एक गोल सा स्ट्रक्चर, मान लो सपोज सर की बात करोगे, यहां पर इस हेड रीजन पर ये वाले बाल छोड़ दीजिए, बाकी जीरो मशीन फेर दो, तो आपको ऊपर से देखने पर क्या नजर आएगा, पूरा का पूरा बंच यहीं से निकलता हुआ नजर आएगा हेयर का। क्लियर? ना, तो ये आपने बात की, इस बेस पर इसको बोला मोनोडिस्कॉइडल। दूसरी बात करते हैं हीमोकोरियल। क्या बोलोगे, हीमोकोरियल। ध्यान दो, हीमो मतलब ब्लड, ये कोरियन जो है फीटल टिश्यू के जो कोरियन है सीधा ब्लड में डूबे हुए हैं कि नहीं, यस। तो मैटरल और फीटल टिश्यू का ब्लड कभी मिलता है, नो। जब प्लेसेंटा टूटेगा तब थोड़ा बहुत फीटल ब्लड मैटरल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो फीटल और मैटरल ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने बोला हीमोकोरियल, ठीक है। नाउ अब प्लेसेंटा की बात करोगे, दिस इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। आई रिपीट, व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा की बात करोगे, दिस इज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नाउ ये कई तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, उसमें से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स मैं आपको बताता हूं। क्लियर? लिसन, प्लेसेंटा से रिलीज होगा प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, रिलैक्सिन, ठीक है। तो ध्यान दो, अब मुझे बताइए, क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन केवल प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं? नो, ये ओवेरी से भी रिलीज होते हैं। तो ध्यान दो, दे आर सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, यस और नो, एज वेल एज इवन ओवेरी। नाउ अब ध्यान दो, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, याद आया? ये हार्मोन जब यूरिन में प्रेजेंट होता है तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है कि नहीं? LH की एब्सेंस में HCG ही कॉर्पस ल्यूटियम को बचाए रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने जिंदा रहता है, लेकिन पहले 3 से 4 महीने मेन सोर्स है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। क्योंकि 4th मंथ की बात करोगे तब कौन फुल्ली मैच्योर हो जाएगा? प्लेसेंटा, ठीक है। नाउ तो HCG की बात करोगे, उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा, फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक ना। HPL, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या बोला मैंने? HPL का फुल फॉर्म ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और इसका एक और नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। क्लियर? तो ये जो मैंने कोरियोनिक हार्मोन लिखे हैं, प्लेसेंटल हार्मोन, दीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय प्लेसेंटा। ये हार्मोन्स वो हैं जो केवल प्लेसेंटा ही बनाता है। इज दिस क्लियर? लेकिन इनकी बात करोगे तो ये ओवेरी से भी बनते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पर बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, जो मैंने यहां लिखा है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई हार्मोन कई गुना बढ़ जाते हैं। इट दैट मीन्स सेवरल हार्मोन इंक्रीजेस सेवरल फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इंक्लूड्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, cortisol, thyroxine. So these hormones increases several folds during pregnancy, कई गुना ये बढ़ जाते हैं। बट ध्यान दो, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो उस वक्त FSH LH कम होगा, उस वक्त गोनेडोट्रोपिन्स भी कम होंगे। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी GnRH, FSH LH, क्लियर, दे डिक्रीज, बट दीज हॉर्मोन्स की बात करोगे दे इंक्रीजेस सेवरल फोल्ड्स। क्लियर? तो ये अपने बात की प्लेसेंटा, टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर?
एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में बात की। रिमेंबर, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपने जनरल बात की, और ये जो कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हैं बेटा, इसको टाइमली आप रिवाइज करें। ठीक है, नाउ यहां अपन ने प्लेसेंटल हॉर्मोन्स की बात की, तो एक हार्मोन और मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, दैट इज इनहिबिन। नाउ यहां पर आप बात करोगे दैट इज इनहिबिन। ठीक, तो जब इन हॉर्मोन्स की बात करेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, बेटा ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं और ये ओवेरी से भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होते हैं और ओवेरी से भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो हार्मोन्स बताए थे मैंने, ये केवल प्लेसेंटा ही बना रहा है, इसलिए दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बताए थे, ठीक, दीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल एटसेट्रा, ठीक है, दीज हार्मोन इंक्रीज सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, नाउ अब देखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसा आपको पता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान दो, ये एल्वियोलर डेवलपमेंट की बात करोगे, ये कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। और डक्ट्यूल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी क्या होगा? इनका रोल होगा। ठीक, रिलैक्सिन आगे जब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पार्चुरेशन, तब बताऊंगा। रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है? रिलैक्स करता है। ठीक, और सर्विक्स की बात करोगे, उसको डायलेट करने में हेल्प करेगा। और इनहिबिन, ध्यान दो, प्रेगनेंसी के टाइम पर इनहिबिन गोनेडोट्रोपिन्स को क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक, ताकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट ओवुलेशन ना हो। क्लियर? नाउ इतना बताने के बाद जो मैं हमेशा आपसे बोलता आ रहा हूं, बीइंग अ स्टूडेंट, बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली आप चीजों को रिवाइज करते चलें, क्योंकि टर्म्स और कंसेप्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप रेगुलर रिवाइज करेंगे तो कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं होगी।